जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जिसमें टोटल 25 प्रश्न हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं। आप सभी लोग ये सोचें हम एग्जाम हॉल में बैठकर इस टेस्ट को दे रहे हैं और जो भी आपका स्कोर आएगा वो आपको हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है, शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है। देखिए भाई, यदि कोई शिक्षार्थी या कोई विद्यार्थी भाषा के किसी पक्ष पर बोलता है या लिखता है तो यह अभिव्यक्ति पक्ष को व्यक्त करता है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, बोलकर या लिखकर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। नैसर्गिक, तो भाई इसका विलोम होता है कृत्रिम। विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? इसका पर्यायवाची होता है प्राकृतिक। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण होता है। बताएं आप लोग, शिक्षण सूत्र की सहायता से जो भाषा शिक्षण है यह कैसा होता है? सरल, कठिन, बोझिल या फिर प्रभावी? तो भाई यदि आप भाषा शिक्षण में शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं तो भाषा शिक्षण प्रभावी होता है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है, बताएं कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, सलिल जल का पर्यायवाची होता है, पय भी जल का पर्यायवाची होता है और अंबु भी क्या है? जल का पर्यायवाची होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बारिधि है यह समुद्र, सागर, रत्नाकर इन सभी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बारिधि किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का, सागर का, रत्नाकर का, एक ही बात है। ठीक है, सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। ओके, तो यहां पर विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। राम घर गया, उसने मां को देखा, बताना है इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम घर गया, उसने मां को देखा। तो देखिए यहां पर क्या दो वाक्य है, एक तो राम घर गया और दूसरा उसने मां को देखा। तो हम जानते हैं जब हमें संयुक्त वाक्य बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, वाक्यों को लेकिन, किंतु, परंतु और इन शब्दों से जोड़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं राम घर गया और उसने मां को देखा, ये जो वाक्य बना है ये बना है यहां पर संयुक्त वाक्य। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार बताना है कैसा है? तो बिल्कुल भाई सही है, जो आकलन की प्रक्रिया है उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, ये तो बात ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता चलता है आखिर शिक्षक ने बच्चे को कैसे सिखाया है। ठीक है, तो मतलब शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी इसमें साथ साथ आकलन हो जाता है। ये जो विचार है पूर्णतः सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? तो यहां पर देखें हम, अत्याचार है जिसका क्या होगा, अति प्लस आचार होगा। इसमें अति क्या है, उपसर्ग है। अत्यंत का क्या होगा, अति प्लस अंत होगा। तो इसमें जो अति है ये क्या है, उपसर्ग है। अतिशय में क्या होगा,
अति प्लस सय होगा, इसमें अति क्या है, उपसर्ग है, और जो अतिथि है इसमें आ प्लस तिथि होगा, तो यहां पर क्या है, आ उपसर्ग है। तो हम कह सकते हैं जो अतिथि है इसमें आ उपसर्ग है, ना कि अति उपसर्ग है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सारे शब्द इसलिए बताए हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाए, क्योंकि वैसे आपको बुक में मिल जाएगा ऐसे तो है ना सीधे सीधे, लेकिन आपको कोई समझाएगा नहीं कि भाई इस तरह से ऐसे ऐसे इनमें उपसर्ग लगे हुए हैं। चलिए अगला है नीलगाय में बताना है कौन सा समास है। नीलगाय, तो भाई मेरे क्या है, नीलगाय अर्थात नीली है गाय जो है ना, तो भैया यहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि हम जानते हैं कर्मधारय समास में जो प्रथम पद होता है वो कैसा होता है, विशेषण, मतलब विशेषता बताने वाला होता है। जैसे नीली गाय, मतलब ये क्या है, गाय की विशेषता बता रहा है भाई कि गाय कैसी है, नीली है। जैसे हम बात करें काली मिर्च है, तो यहां भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे हम बात करें मृग नयन की, तो ये नयन की विशेषता बता रहा है कि नयन कैसे हैं, मृग के समान है ना। तो इन वाक्यों में क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आप चाहते हैं ऐसे ही आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहे भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्दी साथियों आप सभी को प्रैक्टिस सेट, नोट्स से और पिछले 6 से 7 वर्षों के विभिन्न राज्यों के पेपर विथ हल सहित मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको लगभग 10 दिन के बाद आपको सभी मिलने वाले हैं। चलिए अगला है, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना नीचे दिए गए किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आएगा। देखिए मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप क्या करते हैं, बच्चों को कोई चीज समझाते हैं तो क्या करते हैं, श्यामपट्ट पर लिखकर समझाते हैं। मतलब क्या है, आपने क्या किया है, आपने उसका प्रस्तुतिकरण किया है ना। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको समझाना है बच्चों को व्याकरण के या संधि के प्रकार बताना, तो आपने बोर्ड पर लिख दिए भैया कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपने क्या किया है, बोर्ड पर प्रस्तुतिकरण किया है, अर्थात यह प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, चा वर्ग की ध्वनियां, तो भैया जो चा वर्ग की ध्वनियां हैं ये आती हैं तालव्य के अंतर्गत। जैसे चा वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है भैया, चा के अंतर्गत आती हैं। और जो का वर्ग की ध्वनियां होती हैं ये कंठा के अंतर्गत आती हैं, जैसे का, खा, गा, घा। और जो ता वर्ग की ध्वनियां होती हैं ये दंता के अंतर्गत आती हैं, जैसे ता हो गया, था हो गया, दा, धा, ना, है ना। ये आप पॉइंट आपको सभी ध्यान रखना है। ओके, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो कठिनाई से मिलता है बताना है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो कठिनाई से मिलता है, तो भैया इसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। क्या होगा, दुर्लभ होगा भाई। विकल्प भी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। एग्जाम में पूछा जाता है एक पॉइंट और, जिसे जानना या जिसे समझना कठिन हो उसे क्या कहा जाएगा, तो आप बताइएगा दुर्गम कहा जाएगा, और जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ कहा जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इन्हें कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट है। और यहां पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ध्यान रखिए एग्जाम में आपको एक पॉइंट अवश्य देखना है, सबसे अधिक प्रभावी पूछा गया है या सबसे कम प्रभावी पूछा गया है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग यहां पर ध्यान नहीं देते है ना। तो यहां पर कहा गया सबसे कम प्रभावी, तो भाई सबसे कम प्रभावी होगा स्रोत लेख है। क्या होगा, स्रोत लेख, मतलब शिक्षक बोल रहा है और बच्चा लिख रहा है ना, तो ये सबसे कम प्रभावी है। बाकी कहानी कहना या बच्चे का कोई कहानी लिखना अपने द्वारा या किसी घटना का वर्णन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताएं इन 4 में से किसकी वर्तनी शुद्ध है।
तो भाई यदि यहां पर आपने चुना है, जो कि इसको मैं थोड़ा अलग करता हूं, अब ठीक है, यहां पर बताना है कि इसकी वर्तनी शुद्ध है। यदि आपने यहां पर चुना विकल्प बी तो आप बिल्कुल सही हैं। उत्तरदायी भाई इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। वर्तनी वाले शब्द हो गए, शुद्ध शब्द हो गया, है ना। ऐसे भाई शब्द आपको एग्जाम में अवश्य मिलने वाले हैं। पर्यायवाची, रस, अलंकार, संधि, समास, ठीक है। बताना है अनिल और अनल, इसका सही अर्थ देने वाला योग में कौन सा है। देखिए भाई अनिल और अनल, इन दोनों में बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है सभी बच्चों को। अनिल भाई मेरे अनिल का मतलब होता है वायु, क्या होता है, वायु। और अनल का मतलब क्या होता है, अग्नि। क्या होता है, अनल का मतलब होता है अग्नि। मतलब हम कह सकते हैं विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अनल का मतलब वायु और अनल का मतलब अग्नि। आप इसे ध्यान रखना कि जब अग्नि जलती है कहीं पर तो हम क्या करते हैं, नल से पानी डालते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनल आएगा तो आपको ध्यान रहेगा नल का यूज कब करते हैं, जब कहीं आग लग जाती है। ओके, चलिए अगला है, अध्यापक को कक्षा में सदैव खालिस्तान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए कोई अध्यापक है, आप एक टीचर बन जाते हैं, तो आपको बताना है इनमें से आप किस भाषा का सदैव प्रयोग करेंगे। मातृभाषा का आप सदैव प्रयोग करेंगे कि आपने, एक गलत बात है। किसी भी भाषा का, अरे ऐसे थोड़ी है भाई यार, अपभाषा का नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, ऐसी एक विशेष भाषा का यूज करेंगे जो सभी बच्चों के लिए क्या है, अनुकूल होगी। तो भाई उसी को बोला जाएगा मानक भाषा। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, तद्भव शब्द बनते हैं। देखिए आपने दो नाम सुने होंगे, एक होगा तत्सम और एक सुना होगा तद्भव, ये दोनों अलग अलग हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द भाई जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं और हिंदी में यूज होते हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। लेकिन भाई जब संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में यूज किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। तो हम कह सकते हैं तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर देखिए एग्जाम में आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और एक है अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो जब रचना के आधार पर पूछा जाए आपको बताना है रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य होता है, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। ये तीन तरह के वाक्य होते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 8 प्रकार के, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और यदि आपको बाल विकास, संस्कृत, गणित, पर्यावरण इन सभी के आपको वीडियो देखना है भाई, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहां पर सभी वीडियो मिल जाएंगी। बहुत सारी क्लासें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। बताना है इनमें से कौन सा रत्नाकर का पर्यायवाची है। तो साथियों मैंने प्रश्न क्रमांक 4 में आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र के पर्यायवाची क्या होते हैं, सागर होता है, रत्नाकर होता है, बारिधि होता है, ये सभी क्या है भैया, समुद्र के ही पर्यायवाची होते हैं। तो विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, भाषा के सभी रूपों में से किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो भैया भाषा के सबसे अधिक रूपों में से जो यूज होता है, मौखिक भाषा का भाई सबसे अधिक यूज होता है, आप सभी जानते हैं। विकल्प बी यहां सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे और आप लोग हमें अवश्य बताएंगे आपने 25 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। अंगुली पर नाचना, इसका अर्थ क्या होगा, अपनी इच्छा अनुसार चलना। मेरे भाई इसको टिक मत कर देना। अंगुली पर नाचना का मतलब होता है किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार चलना। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे,
विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान, जैसे कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है ना? उसी तरह से आपको बताना है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा भाई विदुषी। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? साथियों, यहां पर मैं ऐसे शब्द लेता हूं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहां पर आप देखें, जो प्रज्वलित लिखा है भाई, क्या ये सही लिखा है? भैया प्रज्वलित किस तरह से लिखा जाता है मैं आपको बताता हूं। प्रज्वलित लिखा जाता है भाई इस तरह से, ये तो गलत लिखा है। मतलब आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद तो भाई ऐसे लिखा जाता है। मतलब ये तो भैया इन लोगों ने गलत लिख दिया। ठीक है, ठीक है, यहां पर ऐसा होना चाहिए था, मतलब ये गलत है। भागीरथी थोड़ी होता है, भागीरथी होता है ना? भागीरथी है ना, मतलब ये भी क्या है? गलत है। तो विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर है, पुनर्स्थापना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमित प्रगति का जो ब्यौरा है उसके अभिभावकों को दिया है। तो बताना है रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी है। तो भैया रीमा ने बच्चे के माता पिता को बच्चे की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी जो ब्यौरा दिया है वह उसने उसके पोर्टफोलियो के आधार पर दिया है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे की क्रमित प्रगति की जो जानकारी होती है पूरी होती है पोर्टफोलियो में। अगला क्वेश्चन है, जो काम करना कठिन हो बताना है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो काम करना कठिन हो तो भैया उसे कहा जाएगा दुष्कर। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और जो काम करना संभव ना हो उसे कहा जाएगा असंभव। ठीक है, क्लियर ना? मजा आ रहा है क्लास में? भाई मजा आ रहा है तो आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है कि भाई लोग यहाँ आप लोग क्लास है ले सकते हो, उनसे आपको ऐसा बोलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध है ना, बताना है अशुद्ध वाक्य। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, बिल्कुल। क्या तुम कॉलेज जाते हो? सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला, बिल्कुल सही है। आज मैं यहीं खेलूंगा, ये जो वाक्य सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यहां होना चाहिए था आज मैं यहां खेलूंगा, यही नहीं, यही का मतलब ये गलत है। यहां होना चाहता था यहां, आज मैं यहां रहूंगा। ठीक है, क्या था इसका होना था? आज मैं यहां रहूंगा, ये गलत था, है ना? तो यहां पर विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर है, ये अशुद्ध वाक्य है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपने जो स्कोर किया है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।